Good morning everybody. Today I am going to explain about factors affecting cropping pattern in India. हिंदुस्तान में फसल बंदी पर असरअंदाज होने वाले अनासिर। सबसे पहले हम फसल बंदी या क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इसके बारे में समझेंगे। किसी मुल्क में मुख्तलिफ फसलों की पैदावार के लिए मजमूई ज़राई ज़मीन के इस्तेमाल की नौइयत को फसल बंदी कहते हैं। यानी किसी भी मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के जो फसलें उगाई जाती है, फसलें उगाने के लिए जो मजमूई ज़मीन पूरी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो तिजारती फसलें हो या गैर तिजारती फसलें, यानी मजमूई फसलें जो भी उगाई जाती है उसके लिए इस्तेमाल होने वाली ज़राई ज़मीन, मजमूई ज़राई ज़मीन की नौइयत को फसल बंदी कहते हैं। हिंदुस्तान में फसल बंदी में तब्दीली, चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और आबो हवा में फ़र्क रहने की वजह से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावार की जाती है। हमारे मुल्क में पैदावार की जाने वाली मुख्तलिफ़ फसलों को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। यानी हिंदुस्तान में हमारे पास जितनी भी फसलें उगाई जा रही है उन फसलों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला ग़िज़ाई फसलें और दूसरा गैर ग़िज़ाई फसलें। ग़िज़ाई फसलें यानी फूड क्रॉप्स एंड गैर ग़िज़ाई फसलें यानी कमर्शियल क्रॉप्स। ग़िज़ाई फसलों को अनाज और दालें दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मज़ीद यानी जो ग़िज़ाई फसलें या फूड क्रॉप्स है उसको फिर फूड ग्रेन्स एंड दालें दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। बकिया तमाम फसलों को गैर ग़िज़ाई फसलें या कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। ग़िज़ाई फसलों के तहत जो रकबा है हिंदुस्तान में अब घटते जा रहा है। इसके बरखिलाफ़ गैर ग़िज़ाई फसलों के तहत का रकबा में इजाफ़ा किया जा रहा है, क्योंकि गैर ग़िज़ाई फसलें यानी नॉन कमर्शियल क्रॉप्स, गैर ग़िज़ाई फसलें यानी कमर्शियल क्रॉप से हासिल होने वाली आमदनी में इजाफ़ा है। यानी किसान जब फूड ग्रेन्स या ग़िज़ाई फसलें उगाती है तो इससे उनको खातिर खा मुनाफा हासिल नहीं होता, ज़्यादा आमदनी हासिल नहीं होती। इसलिए आजकल न्यू ट्रेंड्स क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ से यानी गैर ग़िज़ाई फसलों की ज़्यादा पैदावार की जा रही है। तो ग़िज़ाई फसलों पर या गैर ग़िज़ाई फसलों पर यानी फसल बंदी पर जो ज़मीन इस्तेमाल की जा रही है, ज़राई ज़मीन फसल बंदी के लिए, उस पर असरअंदाज होने वाले अनासिर क्या है, वो कौन से अनासिर है जिसकी वजह से हमारे फसल बंदी पर असर होता है, इसके बारे में हम तफसीली पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स, फसल बंदी पर असरअंदाज होने वाले अनासिर। हिंदुस्तान में फसल बंदी पर असरअंदाज होने वाले अनासिर हस्ब ज़ैल हैं। सबसे पहले तबाई अनासिर यानी फ़िज़िकल फैक्टर्स। फसल बंदी के तयन में तबाई अनासिर अहमियत रखते हैं। तबाई अनासिर को हम हस्ब ज़ैल हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले तबाई अनासिर में आबो हवा और बारिश यानी क्लाइमेट एंड रेनफॉल। कई फसलों की पैदावार आबो हवा और बारिश जैसे कुदरती अनासिर पर मुनहसर होती है। चंद फसलों के लिए गर्म आबो हवा और चंद फसलों के लिए सर्द आबो हवा की ज़रूरत होती है। गन्ना, धान जैसी फसलों की पैदावार ऐसे इलाक़ों में होती है जहाँ पर बारिश होती है। इस तरह आबो हवा और बारिश भी फसल बंदी पर असरअंदाज होती है। दूसरा, ज़मीन की खुसूसियत और ज़रख़ेज़ी, नेचर ऑफ सॉइल एंड फर्टिलिटी। चंद फसलों की पैदावार ज़मीन की खुसूसियत और ज़रख़ेज़ी पर भी होती है। मसलन महाराष्ट्र में काटन की पैदावार ज़्यादा है क्योंकि इसकी पैदावार के लिए मुनासिब ज़मीन मौजूद है। यानी ज़मीन की खुसूसियत और ज़रख़ेज़ी के हिसाब से भी फसल की पैदावार की जाती है, या ज़मीन की खुसूसियत और ज़रख़ेज़ी भी फसल बंदी पर असरअंदाज होती है। इस तरीके से तीसरा तबाई अनासिर है आबपाशी की सहूलतें, इरिगेशन फैसिलिटीज़।
ऊपर बयान किए गए अनासिर के अलावा आपाशी सहूलतें भी फसल बंदी पर असरअंदाज होते हैं। धान, गेहूँ, गन्ना वगैरह फसलों की पैदावार ऐसे इलाक़ों में होती है जहाँ पर आपाशी सहूलतें फराहम होती है। यानी धान अगर पैदा करना है, गेहूँ या गन्ना वगैरह की पैदावार की जानी ज़रूरत है या की जानी है तो उनके लिए ज़्यादा आपाशी की सहूलतों की ज़रूरत होती है। यानी इस ज़मीन के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिस जगह पर पानी की सहूलतें ज़्यादा होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, उन्हीं इलाक़ों में धान, गेहूँ, गन्ना वगैरह की फसल की जा सकती है। इस तरीक़े से तबाही अनासिर जो फसल बंदी पर असरअंदाज होते हैं वो है आबो हवा और बारिश यानी क्लाइमेट एंड रेनफॉल, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी और ख़ुसूसियत, नेचर ऑफ सॉइल एंड फर्टिलिटी एंड आपाशी सहूलतें या इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये अनासिर तबाही अनासिर में शामिल है जो हिंदुस्तान की फसल बंदी पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा भी दूसरे अनासिर है जो है माशी अनासिर या इकनॉमिक फैक्टर्स। फसल बंदी पर असरअंदाज होने वाले माशी अनासिर हस्ब ज़ैल है। माशी अनासिर में सबसे पहले ज़राई अशिया की कीमतें या प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। आम तौर पर किसान ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाने के मकसद से ज़राअत करते हैं। वो ऐसी फसलों की पैदावार करते हैं जिनकी मार्केट में कीमत ज़्यादा होती है। इसलिए हिंदुस्तान में किसान ग़िज़ाई फसलों के बजाय तिजारती फसलों की पैदावार कर रहे हैं। ज़राई अशिया की कीमतों में तब्दीली से मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावार के सिलसिले में किसान के बर्ताव में तब्दीली आ गई है। यानी ज़राई अशिया की कीमतें भी फसल बंदी पर असरअंदाज होती है। किसान आम तौर पर वही फसलें उगाना पसंद करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल होता है। इस तरीक़े से ज़राई अशिया की कीमतों की वजह से किसानों के बर्ताव या बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। जिस अशिया की कीमतें ज़्यादा होती है वही अशिया को पैदावार करना किसान पसंद करते हैं। आम तौर पर किसान ज़्यादा नफ़ा कमाने के मकसद से ज़राअत करते हैं और ऐसी ही फसलों को पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा कीमत होती है। कम कीमत वाली फसलों की पैदावार को वो तरजीह नहीं देते। हिंदुस्तान में किसान पहले ग़िज़ाई फसलें या फूड ग्रेन्स की ज़्यादा पैदावार होती थी, लेकिन ग़िज़ाई फसलों की कीमतें आजकल कम हैं। इसीलिए किसान ज़्यादा से ज़्यादा तिजारती फसलें या कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। इस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न का चेंजेस होने की वजह या उस पर असरअंदाज होने वाले अनासिर में एक अहम अंसर ज़राई अशिया की कीमतें हैं। नेक्स्ट है आमदनी या इनकम। माशी अनासिर में दूसरा अंसर जो है वो है इनकम या आमदनी। ज़राअत से हासिल होने वाली आमदनी ज़राई अशिया की कीमतों के बानिस्बत फसल बंदी पर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जिस फसल की पैदावार से किसान को या फार्मर्स को ज़्यादा फ़ी हेक्टर आमदनी होती है इसी फसल की पैदावार की जाती है। प्रोफेसर दंतवाला के मुताबिक हिंदुस्तान में तिजारती फसलों के तहत ज़मीन के तनासुब में इजाफ़ा हो रहा है क्योंकि इनसे ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। यानी ज़मीन का जो तनासुब है, जो रेशियो है फूड क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स के बीच में, वो फूड क्रॉप्स का रेशियो कम होते जा रहा है और कमर्शियल क्रॉप का रेशियो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? आमदनी। किसान वही फसल उगाना पसंद करेंगे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल होती है। तो इस तरीके से फसल बंदी पर आमदनी का भी असर होता है। जिस अशिया से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हासिल होती है वही फसल किसान फ़ी हेक्टर पैदा करना उनकी पैदावार एग्रीकल्चर या फसल करने की तरजीह देते हैं। इस तरीके से फसल बंदी पर आमदनी या इनकम का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तीसरा
معاشی عناصر میں کھیت کا رقبہ یا سائز آف ہولڈنگز شامل ہے۔ کھیت کا رقبہ فصل بندی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں حاشیائی اور چھوٹے کسان ان کے چھوٹے کھیتوں میں غذائی فصلوں کی پیداوار کرتے تھے، جبکہ دوسرے کسان غذائی اور تجارتی فصلوں کی پیداوار کرتے تھے۔ لیکن برسوں میں اس قسم کے رجحان میں تبدیلی آئی ہے۔ آج تقریباً تمام کسان، چھوٹے ہو یا بڑے، غذائی فصلوں کے بجائے تجارتی فصلوں کی پیداوار کر رہے ہیں۔ نتیجتاً غذائی اجناس کے تحت کا رقبہ گھٹ رہا ہے۔ کھیت کا رقبہ کھیت کے رقبے کے حساب سے پہلے اشیاء کی یا پیداوار کی جاتی تھی، زراعت کی جاتی تھی، یعنی پہلے جو کسان چھوٹا رقبہ رکھتے تھے وہ زیادہ تر غذائی فصلیں اگاتے تھے، اور دوسرے کسان جس کا رقبہ کھیت کا بڑا ہوتا تھا وہ تجارتی فصلیں اگاتی تھی۔ لیکن آج کل مکمل تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ غذائی اشیاء، چاہے وہ چھوٹے سائز کا کھیت ہو یا بڑے سائز کا کھیت ہو، تمام سائز کے کھیت، زیادہ تر کسان غذائی اشیاء کے بجائے غیر غذائی اشیاء یعنی کامرشل کراپس کی پیداوار پر ترجیح دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کھیت کا رقبہ، آمدنی، زرعی اشیاء وغیرہ معاشی عناصر میں شامل ہے۔ نیکسٹ ہے غیر یقینی یا انسرٹینٹی۔ مختلف فصلوں کی پیداوار کے ذریعے کسان فصلوں کی ناکافی کے خدشے کو کم کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ سالانہ 2 یا 3 فصلوں کی پیداوار کرتے ہیں۔ فصل بیمہ اسکیم، کراپ انشورنس اسکیم پر عمل آوری کے ذریعے ہندوستان میں فصل بندی میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے کسانوں کو قدرتی تباہی سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کراپنگ پیٹرن پر غیر یقینی یا انسرٹینٹی کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے کسانوں کو فصلوں کی پیداوار کا، کیونکہ زیادہ تر کسان کی فصل مانسون یا بارش پر منحصر ہوتی ہے، اسی لیے وہ لوگ جو ہے سو مانسون کے یعنی بارش کی پانی سے پیداوار ہونے والی جو پیداوار ہوتی ہے انہی اشیاء کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا اور وہ سالانہ 2 یا 3 فصلوں کو اگانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان سے جو غیر یقینی کی وجہ سے ان کو جو نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپور بھرپائی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے فصل بندی میں کسان قدرتی تباہی سے تحفظ کرنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، وہ لوگ غیر یقینی حالات سے نمٹنے کے لیے سال میں 2 یا 3 فصلوں کی پیداوار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے وہ لوگ کراپنگ پیٹرن یعنی جو فصل مانسون کے موسم میں یعنی بارش کے قدرتی سہولتوں کی وجہ سے جو فصل پیداوار ہوتی ہے ویسے ہی فصلوں کو وہ پیدا کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس طریقے سے غیر یقینی یا انسرٹینٹی کی وجہ سے بھی غذا یعنی فصلوں کی پیداوار پر اثر یا فصل بندی پر اثر ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے معاشی عناصر میں لگانداری طریقہ یا ٹیننسی سسٹم۔ لگانداری طریقہ بھی ہندوستان میں فصل بندی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ عام طور پر زمیندار زمین لگان پر دینے سے پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ کس قسم کی فصلوں کی پیداوار کی جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں فصل بندی لگانداری کے بجائے زمیندار کے فیصلے پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی لگانداری کا طریقہ، ٹیننسی سسٹم بھی فصل بندی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لگاندار یعنی زمیندار جب کسی کو لگان پر زمین دیتا ہے کسی کسان پر، تبھی وہ کون سی اشیاء کی پیداوار کی جانی چاہیے کھیت پہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کسان جو اشیاء کی پیداوار کرنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی کے بجائے جو لگان پر دینے والا ہے یعنی زمیندار ہے اسی کی مرضی پر اشیاء کی پیداوار کرتا ہے۔ اس طریقے سے لگانداری کا طریقہ بھی فصل بندی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زمین پر کس قسم کی فصل اگانی چاہیے اس کا فیصلہ لگاندار کے بجائے زمیندار پر منحصر ہوتا ہے، یا زمیندار کون سی قسم کی اشیاء پیداوار کرنا چاہیے فیصلہ کرتا ہے۔ اس طریقے سے لگانداری کا طریقہ بھی فصل بندی پر اثر انداز کرتا ہے۔
नेक्स्ट है टेक्निकल चेंजेस या टेक्निकल तब्दीलियाँ। नई ज़राई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हिंदुस्तान की फसल बंदी में तब्दीली आ गई है। आज कई किसान गेहूँ, धान, मकई वगैरह के आला पैदावारी अक़साम की फसलों की पैदावार कर रहे हैं ताकि इनकी आमदनी में इजाफ़ा हो सके। इसीलिए फसल बंदी पर टेक्निकल तब्दीलियाँ या टेक्नोलॉजी का भी असर होता है। तो इस तरीक़े से ये तमाम फसल बंदी पर असरअंदाज होने वाले अनासिर, तबाई अनासिर और माशी अनासिर के अलावा हुकूमत की पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी भी फसल बंदी पर असरअंदाज होती है। हिंदुस्तान में फसल बंदी ना सिर्फ तबाई और माशी अनासिर पर मुनहसिर है बल्कि हुकूमत की पॉलिसी पर भी मुनहसिर है। हुकूमत कम कीमतों पर दाखिल फराहम करके चंद फसलों की पैदावार की हिम्मत अफजाई कर सकती है। हुकूमत नई ज़राई टेक्नोलॉजी की फराहमी और इमदादी कीमतें सपोर्ट प्राइजेस की तयन के ज़रिए फसल बंदी में तब्दीली कर सकती है। इस तरीक़े से हुकूमत आजकल यानी पॉलिसी को अपनाकर कि कौन सी फसल पैदा करना चाहिए इसके लिए भी तब्दीली हुकूमत की पॉलिसी के ज़रिए कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से हुकूमती पॉलिसी भी फसल बंदी पर यानी कीमतों का सपोर्ट देकर या नए ज़राई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल देकर या किसानों को मुख्तलिफ़ सहूलतें फराहम कर कौन सी अशिया पैदा करना चाहिए इसके भी हुकूमत की पॉलिसी के ज़रिए फसल बंदी में तब्दीली लाई जा सकती। इन अनासिर के अलावा देही अफराद की ज़रूरतें, समाजी माहौल, किसानों की रिवायतें वगैरह भी फसल बंदी को मुतासिर करती है, यानी कौन सी अशिया पैदा करना चाहिए इसको भी मुतासिर करती है। चंद इलाक़ों में किसान मुसलसल रिवायती फसलों की पैदावार करने के आदी होते हैं। इस तरीक़े से फसल बंदी पर असरअंदाज होने वाले अनासिर को हम बयान कर चुके हैं, यानी तबाई अनासिर, जिसमें फिर तबाई अनासिर जो फसल बंदी पर असरअंदाज होते हैं वो है आबो हवा और बारिश वग़ैरह, और ज़मीन की खुसूसियात और ज़रख़ेज़ी, आबपाशी की सहूलतें, ये तबाई अनासिर है जो फसल बंदी पर असरअंदाज होते हैं। माशी अनासिर में ज़राई अशिया की कीमतें, आमदनी, खेत का रकबा, गैर यकीनी यानी अनसर्टेनिटी, लगानदारी तरीक़ा, टेनेंसी सिस्टम और टेक्निकल तब्दीलियाँ वाक़ है। इसके अलावा हुकूमत की पॉलिसी भी फसल बंदी पर असरअंदाज होती है। अब हम देखेंगे कि मेजर्स टू करेक्ट द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। हिंदुस्तान की फसल बंदी में सुधार लाने के इक़दाम, वो कौन से इक़दाम किए जाएँ जिसके ज़रिए फसल बंदी में तब्दीली ला सके या सुधार ला सके या फसल की पैदावार में इजाफ़ा कर सके। कई माशी माहिरीन का ख़याल है कि हिंदुस्तान में बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरत की पूरा करने के लिए मौजूदा फसल बंदी का तरीक़ा मुनासिब नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जो क्रॉपिंग पैटर्न इस्तेमाल किया जा रहा है कई माहिर माशियात के मुताबिक वो आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सही नहीं है और मुनासिब नहीं है। माशियत की ज़रूरत तकमील करने वाले मुनासिब तरीन फसल बंदी के हुसूल के लिए हुकूमत को इक़दाम करना चाहिए। मईशत की यानी मुल्क की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुनासिब फसल बंदी का तरीक़े को इस्तेमाल करना चाहिए और हुकूमत को कई इक़दाम करना चाहिए जिसके ज़रिए फसल बंदी के तरीक़े को तब्दीली ला के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और किसानों को ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरे मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरे होने के साथ साथ किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। इस तरीक़े से हिंदुस्तान में फसल की पैदावार में यानी फसल बंदी को बढ़ाने के लिए या फसल इजाफ़ा करने के लिए हुकूमत को कई इक़दाम करने चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च NCAER ने हिंदुस्तान में बेहतर फसल बंदी के लिए हस्ब ज़ैल सिफारिशात या
حسب ذیل سفارشات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ چند مناسب علاقوں میں چند فصلوں کی پیداوار کی نشاندہی کرتے ہوئے قانون بنائے۔ یہ نیشنل کونسل آف اپلائیڈ اکنامک ریسرچ کی سفارشات کے مطابق پہلا اقدام جو حکومت کرنا چاہیے، وہ سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ وہ چند مناسب علاقوں میں چند فصلوں کی پیداوار کی نشاندہی کرتے ہوئے قانون بنائے۔ امریکہ، جاپان وغیرہ ممالک میں اس قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں۔ دوسرا، حکومت منڈل اور ضلع کی سطح پر پلاننگ آفیسرز کا تقرر کرے۔ یہ عہدیدار کسانوں کو غذائی فصلیں پیدا کرنے کی ترغیب دیں تاکہ ملک کی غذائی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے۔ تیسرا، حکومت کو چاہیے کہ وہ زراعت میں مشنریز کی ہمت افزائی کرے اور عوامی کارپوریشن قائم کرے جو کسانوں کو مناسب قیمتوں پر مشنری فراہم کرے۔ تو اس طریقے سے مختلف اقدامات کر کے حکومت کراپنگ پیٹرن یا فصل بندی میں تبدیلی لا کر کسانوں کے منافع میں اور ساتھ ہی ساتھ ملک میں موجود تمام غذائی ضرورتوں کو، آبادی کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ ہندوستان میں فصل بندی پر اثر انداز ہونے والے عناصر کئی ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم معاشی عناصر ہیں۔ اس لیے ان عناصر میں تبدیلی کی جائے تاکہ ہندوستان میں معیشت کی ضرورتوں کے مطابق فصل بندی کا طریقہ اختیار کیا جا سکے۔ اشتعال اراضی، امداد باہمی زراعت اور لگانداری اصلاحات بھی اچھے پیمانے پر کیے جانے چاہیے مناسب اقدامات کے ذریعے تاکہ فصل بندی میں تبدیلی کی جا سکے۔ کسانوں کو قرض کی سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آبپاشی سہولتوں میں بھی اضافہ کیا جائے تاکہ ہندوستان میں مطلوبہ فصل بندی حاصل کی جا سکے۔ اس طریقے سے فصل بندی مختلف اقدامات کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔